मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। शूरवीरों, नौकरानियों, टिम और चीफ विगिन्स सहित सभी लोग चौंक गए। उन्होंने अभी क्या देखा? राजा घुटनों के बल बैठा हुआ था। क्या विवाह प्रस्ताव ऐसे ही रखे जाने चाहिए? ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। आमतौर पर महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता। उनके माता पिता एक मजबूत और भरोसेमंद पति चुनते हैं जो उनकी देखभाल कर सके, और बस यही था। कभी कभी वे भाग्यशाली होती हैं अगर वह आदमी हो जिससे वे प्यार करती हैं। अधिकांश रईसों के लिए विवाह में आमतौर पर राजनीति और शक्ति शामिल होती है, लेकिन महामहिम अपनी पत्नी के लिए एक घुटने पर झुक गए और यहाँ तक कि उनके प्रति इतना बड़ा इशारा भी किया। दूसरी ओर महिलाएं सभी रोमांस की भावना में थीं। ग्रेस, माँ किम और नौकरानियों को लगा कि एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। पुरुषों ने महिलाओं को देखा और सोचा, क्या यही वह है जो महिलाएं चाहती हैं? उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि यह बहुत रोमांटिक था। फूल, मोमबत्तियां, अंगूठी, वे शब्द, ये सब किसी न किसी तरह से समझ में आया। वे महामहिम के विचार के लिए लगभग उनकी सराहना कर रहे थे। जब से लैंडन इस दुनिया में आया, उसने लूसी के लिए अपनी बेकाबू भावनाओं को महसूस किया था। चाहे वह पुराने लैंडन की वजह से हो या वर्तमान की वजह से, उसकी भावनाएं बहुत प्रबल थीं। हर बार डिनर, यहाँ तक कि नाश्ते के दौरान भी वह उसे अचंभित होकर देखता रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने उसके प्रति उसकी भावनाओं को भी महसूस करना शुरू कर दिया। हर बार जब वे मिलते थे तो उनका प्यार सचमुच छलक उठता था। बेशक वह उससे तुरंत शादी नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन इस युग में ज्यादातर लड़कियां 12 साल की उम्र में सगाई कर लेती थीं और 18 से 20 साल की उम्र में शादी कर लेती थीं। लूसी की सगाई अब इस युग में देर से हुई मानी जाती थी। साथ ही लैंडन नहीं चाहता था कि लोग ये सोचें कि उसमें कुछ गड़बड़ है या वह सिर्फ रखेलिया वेश्या बनने के लिए ही अच्छी है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, इंसान हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। धरती पर अगर कोई महिला 30 साल की उम्र पार कर जाती है और कभी शादी नहीं करती तो हर कोई उस पर उंगली उठाता। 26 साल की उम्र में भी लोग उसके बारे में बुरा भला कहते। उसने लूसी की सारी अनिश्चितता देखी और देखी थी। ये बहुत स्पष्ट था कि उसने मान लिया था कि वह एक रखेल बनकर रह जाएगी, या इससे भी बदतर सिर्फ एक साइड चिक। भैया, उसने उसे यह भरोसा दिलाने के लिए ऐसा किया कि वह हमेशा उसकी रानी रहेगी। उसके दिमाग में जब वे इतने बड़े हो जाएंगे कि शादी कर लेंगे तो वे शादी कर लेंगे। अभी के लिए वह बस उसे यह बताना चाहता था कि वह उसकी है। इसलिए इस अवधि के दौरान उसने टिम से लोहे से बनी एक अंगूठी बनाने को कहा जिस पर एक छोटा हरा जैद पत्थर लगा हो। लैंडन ने खूबसूरती से तैयार की गई अंगूठी निकाली और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसके जवाब का इंतजार किया। जब से उसने बात करना शुरू किया तब से वह रो रही थी। बेशक वह उससे प्यार करती थी, ये हर किसी के लिए बहुत स्पष्ट था। हाँ भाई लैंडन, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। सिसकते हुए लैंडन ने उसका बायां हाथ लिया और उसकी मध्यमा उंगली में अंगूठी पहना दी। यह अंगूठी तुम्हारे प्रति एक पुरुष के रूप में मेरे प्यार का प्रतीक है। यह इस बात का भी सबूत है कि तुम मेरी मंगेतर हो, जिससे मैं प्यार करता हूं और जिससे मैं शादी करूंगा। लैंडन उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगर तुम स्वेच्छा से यह अंगूठी उतार दो या मुझे वापस दे दो तो इसका मतलब होगा कि तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती या मुझे पति के रूप में नहीं रखना चाहती। मेरी अंगूठी को संभाल कर रखना और इसे भी संभाल कर रखना, लैंडन ने उसे गर्मजोशी से देखते हुए कहा। सभी ने तालियां बजाईं और उनका उत्साहवर्धन किया। जोश ने ग्रेस की ओर देखा और मुस्कुराए। ग्रेस ने किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस की और मुनी और जोश से नज़रें मिलाईं जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। वह शर्मा गई और छोटी मोमो की ओर मुड़ी। बड़ी बहन, क्या तुम अभी भी बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? छोटी मोमो ने अपनी बहन की हालत देखकर मासूमियत से पूछा। जोश ने ठहाका लगाया और ग्रेस सच में चाहती थी कि फर्श खुल जाए और उसे पूरा निगल जाए। कितना शर्मनाक है, उसने सोचा। यहाँ तक कि ग्रेस को भी ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। गांव में उसकी सहेलियां पहले ही सगाई कर चुकी थीं, जबकि अन्य ने शादी कर ली थी। वह कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी या किसी से वादा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे छोटी मोमो की देखभाल करनी थी। लेकिन अब जोश को देखकर उसे उम्मीद होने लगी थी कि वह कम से कम एक रखेल के रूप में उससे शादी करेगा। दूसरी ओर लूसियस बेहद खुश था। लैंडन पिछले हफ्ते उसके पास आया था और उसे अपनी मां के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए कहा था। दरअसल वह खुद भी ये देखने लगा था कि वह हमेशा उसे किस नज़र से देखती थी। उसे यकीन था कि वह उसकी परवाह करती है। लैंडन सही था। वह किस बात का इंतजार कर रहा था? क्या वह 50 साल का होने पर अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा? इसलिए उसने और लैंडन ने इस पूरी परिस्थिति पर काम किया था।
उन्हें एक ऐसा पल ढूंढना था जब माँ किम और लूसी दोनों महल के आसपास न हो, साथ ही उनकी कक्षाएं भी हों। आज वह दिन था। वे ग्रेस, शूरवीरों, नौकरानियों और बाकी सभी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। महल की ओर जाते समय वह किम को बगीचों में ले गया और उसके सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उसने ये सब उसी तरह किया जैसा लैंडन ने उसे सिखाया था। घुटनों के बल झुककर उसने लैंडन द्वारा बताई गई कुछ अन्य पंक्तियों का भी अभ्यास किया। माँ किम इतनी हैरान थी कि वह भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने उसके प्यार को स्वीकार किया, उसे चूमा और 5 साल की बच्ची की तरह उससे दूर भाग गई। वह जल्दी से उसका पीछा करके उसे यहाँ ले आया। शक्तिशाली टाइगर उसके आलिंगन में एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा बन गया। लुसियस ने मदर किम के मुस्कुराते चेहरे को देखा और उसके कानों में फुसफुसाया, जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने धीरे से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और उसके दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने उसे देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह अचानक मुस्कुराए। आखिरकार उनके दिल एक हो गए। लैंडन अपने बिस्तर पर चढ़ गया और दिन के बारे में सोचने लगा। रात के खाने के समय भी लूसी अंगूठी को देखती और उस पर मुस्कुराती। यहाँ तक कि उसके हाथ हिलाने का तरीका भी बदल गया था। वह अपने हाथों के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके हाथ हिलाने लगी, जैसे कि प्रिंसेस डायरीज में जूलिया रॉबर्ट करती थी। खुद ग्रेस, लुसियस और 3 मेजर जनरल हर बार जब वह ऐसा करती तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते। महिलाएं, वे सभी एक जैसी थीं, चाहे कोई भी युग हो। लैंडन मुस्कुराया और अपने अगले मिशन की ओर देखा। सीमेंट निर्माण सिस्टम, मुझे मेरे आंकड़े और पुरस्कार दिखाओ, लैंडन ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। ग्रेटर दैन होस्ट का नाम लैंडन बान। ग्रेटर दैन उम्र 15। ग्रेटर दैन स्थिति बेमार का राजा। ग्रेटर दैन स्तर शुरुआती अभी भी स्तर 1। ग्रेटर दैन वर्तमान स्थिति स्वस्थ। ग्रेटर दैन होस्ट को ग्लास के निर्माण के लिए 120 बीपी भी मिले। ग्रेटर दैन मूल रूप से होस्ट के पास 82 डीपी और 50 बीपी थे। ग्रेटर दैन लेकिन चूंकि होस्ट ने पहले स्पेस टाइम कैप्सूल और सांद्रता की गोलियां खरीदने के लिए 71 डीपी पॉइंट का इस्तेमाल किया था, इसलिए आपका डीपी घटकर 11 पॉइंट रह गया। तारांकन नोट: डीपी इक्वल्स विकास पॉइंट, टीपी इक्वल्स प्रौद्योगिकी पॉइंट और बीपी इक्वल्स बोनस पॉइंट। उसने अपने मिशन की स्थिति को फिर से देखा और सोचा कि उसे भविष्य में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिशन: बेमार्ड में सभी स्थायी निवासियों के लिए सीमेंट ब्लॉक हाउस बनाएं। उप मिशन: चूंकि होस्ट को 20 ईश्वरीय खाद्य व्यंजन और 5 मसाला बनाने के व्यंजन मिले हैं, इसलिए होस्ट को आपके लोगों के लिए नए पैलेट और मसाले बनाने होंगे। पुरस्कार: मानव शरीर रचना विज्ञान पर पूर्ण ज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में शुरुआती से लेकर मध्यवर्ती ज्ञान। तो क्या हुआ अगर आप बहुत सारे युद्ध हथियार बना सकते हैं? होस्ट के पास आपके शहर में एक भी उपचारक नहीं है। शर्म आनी चाहिए। होस्ट को रोगियों के इलाज के लिए 5 यादृच्छिक चिकित्सा तकनीकें भी दी जाएंगी। अंत में होस्ट को 350 विकास अंक डीपी और 2000 प्रौद्योगिकी अंक टीपी भी मिलेंगे। समय सीमा: कोई विशिष्ट समय की आवश्यकता नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लैंडन ने अपने अगले मिशन के लिए अपने पुरस्कारों को देखते हुए आह भरी। बंदूकों पर व्यय या तंत्र कहाँ थे? ईमानदारी से कहूं तो लैंडन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की और साथ ही बहुत सारी हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी की। वह केवल इलेक्ट्रिकल उपकरणों को विकसित और डिजाइन करना जानता था। ये सोचना अवास्तविक था कि सिर्फ इसलिए कि वह एक काल्पनिक दुनिया में आ गया था, वह अचानक एक ऋषि बन जाएगा। भाई हाँ, वह होशियार था, लेकिन उसने केवल इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसका बाकी समय एनीमे, मंगा और लाइट नॉवेल पर केंद्रित था। हालांकि उसने अपने देश के लिए सैन्य सेवा की थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बंदूकें बनाना जानता होगा। वह उनमें से कुछ को जल्दी से इकट्ठा कर सकता था, लेकिन बस इतना ही। प्रत्येक हथियार का अपना तंत्र और महत्वपूर्ण सामग्री थी जिसका उपयोग उन्हें सफलतापूर्वक बनाने के लिए किया जाना चाहिए था। अगर यह फोन, लैपटॉप, टीवी सेट से जुड़ी कोई चीज थी तो वह कर सकता था, लेकिन अचानक उसे कागज बनाने के लिए कहना, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? कौन ईमानदारी से कह सकता है कि अगर उन्हें उसकी स्थिति में रखा जाए तो वे उससे ज्यादा जानते होंगे? अगर कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है तो इसका मतलब है कि उसे सभी तरह की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी, लॉ स्कूल जाना होगा, साथ ही पार्ट टाइम डॉक्टर बनना होगा और शायद बॉस के तौर पर अपनी खुद की कंपनी भी चलानी होगी। साथ ही वीकेंड पर पढ़ाना होगा। पृथ्वी पर 200 से ज्यादा उद्योग हैं। अगर कोई ये दावा करता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह सिर्फ धोखेबाज है। साथ ही उस दौर में बिजली नहीं थी, इसलिए अगर वह प्रिंटर या फोटोकॉपियर भी बनाता तो उसे प्लग कहाँ लगाता? और अगर उसे बैटरी की ज़रूरत भी पड़ती तो क्या उसे इसे बनाने के लिए समय की ज़रूरत नहीं होती? लैंडन को एक और बड़ी समस्या का भी एहसास हुआ जिसका वह सामना कर रहा था। हालांकि सिस्टम ने उसे सीमेंट बनाने का ज्ञान दिया था, लेकिन इसने उसे घर के डिज़ाइन और निर्माण का ज्ञान नहीं दिया था। लैंडन घर इस तरह बनाना चाहता था कि भविष्य को ध्यान में रखा जा सके। जल्द ही वह पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन और साथ ही रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें भी बिछाएगा। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि पाइप कहाँ और कैसे लगाए जाएं। उसे बस इतना पता था कि बिजली के लिए केबल और तार कैसे लगाए जाएं।
उसे ये भी नहीं पता था कि विभिन्न पाइप कितने मोटे होने चाहिए। लैंडन ने तय किया था कि हर घर में 2 मंजिलें होंगी, भूतल और सबसे ऊपर की मंजिल। हर घर में एक रसोई, 2 बाथरूम, एक पार्लर और सबसे ऊपर की मंजिल पर 4 बेडरूम होंगे। इसमें आगे और पीछे का यार्ड, साथ ही एक मेल बॉक्स और एक गराज भी होगा। अरे हाँ, वह बहुत पहले से योजना बना रहा था कि वह आखिरकार कब कार बनाएगा। वह घरों को सड़क, रेलवे और बस स्टॉप तक पहुंच योग्य बनाना चाहता था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि घर कैसे बनाए गए थे और शहर में उनकी स्थिति कैसी थी। उसने देखा था कि सभी घर मध्य क्षेत्र में शहर के चौक के आसपास केंद्रित थे। ऊपरी क्षेत्रों या निचले क्षेत्रों के करीब लगभग कोई घर नहीं था। भविष्य में सभी स्कूल ऊपरी क्षेत्र में स्थित होंगे, साथ ही सुपरमार्केट, लग्जरी होटल, मॉल और इसी तरह के अन्य स्थान भी होंगे। लैंडन जानता था कि अधिकांश लोग अंततः ऊपरी क्षेत्र के करीब रहना चाहेंगे, इसलिए उसने मध्य क्षेत्र के उस हिस्से में घर बनाना शुरू करने का फैसला किया जो ऊपरी क्षेत्र के सबसे करीब था। एक बार जब पहले घर बन गए तो वह नागरिकों को व्यवस्थित तरीके से उनमें ले जाना शुरू कर देगा। लैंडन के पास बेमार्ट के लिए एक भव्य योजना थी। उसने ऊपरी क्षेत्र को 4 खंडों में विभाजित करने का फैसला किया। जिला ए जाहिर तौर पर खुद शूरवीरों और बैरकों की मेजबानी करेगा। जिला बी लड़ाकू विमान, वायुसेना और अन्य हवाई सैन्य हथियारों की मेजबानी करेगा। जिला सी में न्यायालय, मुख्य सार्वजनिक पुलिस कार्यालय, शिक्षा ब्यूरो, सरकारी नीति कार्यालय, सभी स्कूल, बैंक इत्यादि होंगे। जिला डी में लग्जरी होटल, मनोरंजन पार्क, कार स्टोर, बैंक इत्यादि होंगे। मूल रूप से अच्छा मनोरंजन। लैंडन ने केंद्रीय भागों को 4 भागों में विभाजित करने का भी निर्णय लिया। जिला ई ऊपरी क्षेत्र के सबसे निकट होगा, जिसमें सभी 1500 मूल नागरिक रहेंगे जो हमेशा यहाँ रहे थे। जिला एफ जिला ई के बाद होगा। इसमें सभी शरणार्थी और दास रहेंगे। जिला जी में आगंतुकों के लिए सभी नियमित होटल होंगे, साथ ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, कुछ बैंक, बार इत्यादि होंगे। जिला एच प्रवेश निकास के करीब होगा, जिसमें अन्य पुलिस स्टेशन और कार्यालय होंगे जो यह निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति शहर में जा सकता है या नहीं। इसमें ऐसे कार्यालय भी थे जो पहचान पत्र जारी करते थे, अन्य महत्वपूर्ण चौकियां और इसी तरह की अन्य चीजें। जहां तक निचले क्षेत्र की बात है, इसे भी 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से कारखानों से भरा होगा, चाहे वह टूथपेस्ट हो, साबुन हो, जो भी बेमार्ट को चाहिए। केवल वे लोग जो वहां काम करते थे या जिनके पास टूर पास था, वे ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। तटीय भाग में भी 4 भाग होंगे। कुल मिलाकर आने वाले जहाजों के लिए एक बड़ा डॉक होगा, एक और क्षेत्र जो सैन्य पनडुब्बियों के साथ साथ सैन्य जहाजों पर ध्यान केंद्रित करेगा। संभावनाएं अनंत थीं। अभी के लिए लैंडन को केवल सीमेंट के घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि हालांकि बेमार्ट में 1500 लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ केवल 1000 घर थे। लोग विवाहित जोड़ों के रूप में एक साथ रहते थे, उनके बच्चे थे और शायद वे अपने दादा दादी या माता पिता के साथ भी रहते थे। 3000 और लोगों के आने के साथ वह आसानी से 4500 लोगों के लिए घर बना सकता था। एक बार जब वह सभी के लिए आवास प्रदान करने में सफल हो जाता तो वह ऊंची मंजिल वाली इमारतें बनाना शुरू कर देता, जहां भविष्य में बेमार्ट में आने वाले परिवारों और दासों को रखा जाता। इन घरों में विशाल कार पार्क और अन्य सुविधाएं होंगी। बेशक बाद में आने वालों को उन जगहों के लिए किराया देना होगा। भविष्य में आने वाले शरणार्थियों और दासों के लिए वह किराया वसूलना शुरू करने से पहले उन्हें 4 महीने का समय देता। उसे उम्मीद थी कि समय समाप्त होने से पहले उन्हें बेमार्ट के आसपास नौकरी मिल चुकी होगी। इन घरों का किराया काफी सस्ता होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किस धूल में बने हैं। केंद्रीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले में किराए पर लेने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, साथ ही उन लोगों के लिए सामान्य विला घर भी होंगे जिन्होंने शानदार तरीके से रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमाया है। साथ ही सभी जिलों में, चाहे वह ऊपरी या निचले क्षेत्र हों, कम से कम एक पुलिस स्टेशन और 2 गैस स्टेशन होंगे। लैंडन ने बेमार्ट के बारे में सोचा और आह भरी। आबादी वास्तव में भूमि द्रव्यमान के लिए बहुत कम थी। उदाहरण के लिए टोरंटो कनाडा को ही लें। अकेले उस शहर में 95,000 निजी स्वामित्व वाली आवास इकाइयां, 100 से अधिक होटल, कई स्कूल, लगभग 80 मॉल, कई हवाई अड्डे और अन्य इमारतें थीं। फिर भी टोरंटो भूमि द्रव्यमान के मामले में बेमार्ट की तुलना में छोटा था। क्या ये किसी तरह का मजाक था? टोरंटो के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना ट्रैफिक के गाड़ी चलाने में 10-30 मिनट तक लग सकते थे, इसलिए कोई केवल कल्पना कर सकता है कि बेमार्ट वास्तव में कितना विशाल था। लैंडन जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचता था, उतना ही लैंडन को एहसास होता था कि उसके पास कितना ज्ञान नहीं है और बेमार्ट की आबादी कितनी कम है। लेकिन वह वास्तव में जल्दी में नहीं था। अपने सपनों की दुनिया बनाने में उसे बहुत समय और बहुत प्रयास लगेगा। अभी के लिए वह सिस्टम से जो भी चाहिए उस पर ज्ञान खरीद सकता था। सिस्टम, क्या मैं घर की डिजाइनिंग और घर के निर्माण पर ज्ञान खरीद सकता हूँ? साथ ही हैंडिगन मैकेनिज्म, पेपर मेकिंग और इमारतों के लिए पानी की आपूर्ति से संबंधित सभी ज्ञान। / चिन्ह आप होस्ट कर सकते हैं। बंदूकों के लिए, क्या आप सिंगल एक्शन रिवॉल्वर, डबल एक्शन रिवॉल्वर या सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल पर ज्ञान चाहते हैं?
सिस्टम ने पूछा। सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल चलेगी। होस्ट के पहले अनुरोध पर आपको या तो 120 डीपी, 300 टेक्नोलॉजी पॉइंट या 100 बोनस पॉइंट खर्च करने होंगे। दूसरे अनुरोध पर होस्ट को या तो 100 डीपी, 250 टीपी या 80 बीपी खर्च करने होंगे। तीसरे अनुरोध पर या तो 80 डीपी, 100 टीपी या 20 बीपी खर्च करने होंगे। और अंत में चौथे अनुरोध पर या तो 130 डीपी, 380 टीपी या 110 बीपी खर्च करने होंगे। सिस्टम ने पूछा। पहले अनुरोध के लिए 120 बीपी पॉइंट, दूसरे अनुरोध के लिए 100 डीपी, तीसरे अनुरोध के लिए 20 डीपी और अंतिम अनुरोध के लिए 130 डीपी निकाल लें। साथ ही हमें मेरे बैलेंस पॉइंट फिर से दिखाएं। होस्ट के कुल अंक 11 डीपी, 1000 टीपी और 50 बीपी। क्या होस्ट अब ये जानकारी प्राप्त करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, जब लैंडन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने अभी अभी खरीदी गई जानकारी की लंबी श्रृंखला प्राप्त की, तो वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि कल का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। निचला क्षेत्र। 1.5 हफ्ते पहले जब लैंडन ने पहली बार तोप और बारूद का नमूना बनाया, तब तक वह अपना मिशन पूरा कर चुका था। उसे सीमेंट बनाने में मदद करने वाले औजारों की जरूरत थी, इसलिए उसने टिम से विभाग 4 को ये काम सौंपने को कहा। निर्माण उद्योग में विभाग 4 अन्य विभागों या उद्योगों द्वारा आवश्यक सभी उपकरणों या औजारों के निर्माण का प्रभारी था। चाहे वह उद्योग टैंक, पंप, स्क्रूड्राइवर या यहाँ तक कि हथौड़े हों, वे सब कुछ करेंगे। लैंडन ने उनसे बनाने को कहा। 2 बड़े रोटरी भट्टे, 300 फावड़े, 40 व्हीलबैरो, रबर की जगह गाड़ी के पहिए का इस्तेमाल किया जाएगा। 30 लोहे की बाल्टियां। चून की रबर का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। 100 कुदालें और 50 मैनुअल मसाला ग्राइंडर। लेकिन अब जब उसे घर बनाने के बारे में जानकारी मिल गई थी, तो उसने पाया कि उसके पास बहुत सारे औजारों की कमी थी। टिम, 1.5 सप्ताह हो गया है जब से मैंने तुमसे मेरे लिए कुछ औजार बनाने के लिए कहा था। तुमने अब तक कितने औजार बनाए हैं? लैंडन ने उत्सुकता से पूछा। महाराज, औजारों पर काम करने वाले 50 लोगों के साथ हमने पहले ही सभी फावड़े बना लिए हैं, क्योंकि उन्हें तलवारों से भी बनाना आसान था। लोहे की बाल्टियां, कुदालें, मसाला पीसने की मशीन और व्हीलबैरो भी बन गए। लेकिन हम भट्टियों के साथ केवल 2/3 काम ही कर पाए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा काम टिम। 5 लोगों को भट्टियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहें। मुझे अभी याद आया कि महीने के अंत से पहले हमें और भी औजारों की ज़रूरत होगी। मैं इस मामले में अपनी लापरवाही के लिए पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ, लैंडन ने ईमानदारी से कहा। उसे जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वे महीने के अंत से पहले बनाने के लिए बहुत ज़्यादा थीं। दासों के आने में केवल 1 सप्ताह और 4 दिन बचे थे। इससे निश्चित रूप से उन पर दबाव पड़ेगा। टिम ने लैंडन के दर्द भरे चेहरे को देखा और तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। शासकों के लिए अपने विषयों के प्रति इतना विचारशील होना दुर्लभ था। टिम मुस्कुराया। महाराज, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी को आपके द्वारा हमसे जो भी काम करने के लिए कहा जाएगा उसे करने में गर्व होगा। आप ही एकमात्र इंसान हैं महामहिम, कभी कभी भूल जाना आपके लिए सामान्य बात है। टिम ने जवाब दिया। धन्यवाद टिम, लेकिन आप जानते हैं आपके शब्द मुझे और अधिक दोषी बनाते हैं। ही। टिम मुस्कुराया और साथ ही हंसा। चिंता मत करो महामहिम, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मुझे यही चाहिए। ब्ला ब्ला, लैंडन ने समझाया और चर्मपत्र कागजों पर आरेख बनाए कि प्रत्येक उपकरण कैसा दिखेगा। उसे चाहिए था 2 बड़ी मैनुअल सीमेंट मिक्सिंग मशीनें, 2 बड़ी मैनुअल सीमेंट ब्लॉक बनाने वाली मशीनें, 40 वॉल स्क्रीड, 40 फ्लो स्क्रीड, 40 2 मैन आरी, 40 मिनी वुड स्क्रॉल आरी, 40 हैंड रिप आरी हैंड आरी, 100 मोटे लकड़ी के मापने वाले रूलर और अलग अलग साइज के 1000 अच्छी तरह से कटे हुए प्लान बोर्ड, 1000 कीलें चाबियों के साथ, 50 दरवाजे के नॉब, 100 दरवाजे के टिका, 50 पेंट रोलर, 4000 मजबूत स्टील बार, रीबार और बार को एक साथ जोड़ने के लिए 200 लंबे स्टील टाइंग वायर, रीबार वायर। भट्ठा बनाने वाले 5 लोगों को छोड़कर इस काम के लिए 45 कर्मचारी उपलब्ध हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट पर वास्तव में 4 लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन 5वीं से 8वीं प्रोजेक्ट के लिए हम उन्हें एक विशाल प्रोजेक्ट के रूप में मानेंगे। प्रत्येक प्रकार की आरी बनाने के लिए 15 लोगों को रखें, और जब वे काम पूरा कर लें तो उन्हें मापने वाले रूलर और तख्ते बनाने के लिए कहें। 9वीं प्रोजेक्ट पर 7 कर्मचारियों को बनाना चाहिए, मेल, दरवाजे के नॉब, टिका और पेंट ब्रश, जबकि अन्य 7 श्रमिकों को 10वीं परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लैंडन ने कहा। महाराज, इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक श्रमिक को 1 सप्ताह और 4 दिनों में 8 स्क्रीड बनाने होंगे। क्या ये बहुत कम नहीं है? महामहिम, कोई अपराध नहीं, लेकिन आपने जो वर्णन किया है उसके अनुसार इन आरी को तलवारों की तुलना में बनाने में कम समय लगेगा। एक सामान्य लोहार एक दिन में 3-4 तलवारें बना सकता है मेरे स्वामी। ये उपकरण अगले 4 दिनों के भीतर तैयार हो जाने चाहिए। जब वे अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगे तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि वे और अधिक बनाएं? टिम ने गंभीरता से पूछा। नहीं, जो लोग जल्दी खत्म कर लेंगे उन्हें अन्य परियोजनाओं में मदद करनी चाहिए। हमें अभी काम शुरू करने के लिए पर्याप्त उपकरणों की आवश्यकता है। एक बार गुलाम आ जाएं तो हम और लोगों को और औजार बनाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। टिम ने सुनते हुए सिर हिलाया।
हथौड़ों के लिए विभाग हमेशा से उन्हें लंबे समय से बना रहा था। अब तक बेमार्ट के पास निर्माण उद्योग में 300 से अधिक हथौड़े हैं। जब लैंडन ने अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को खंगाला तो उसने पाया कि सभी घरों की नींव लकड़ी, कंक्रीट और स्टील की सलाखों से बनाई गई थी। स्टील का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह कंक्रीट की तरह ही गर्मी और ठंड में फैल सकता है और विपरीत हो सकता है। इसका मतलब है कि यह अपने आसपास के कंक्रीट को नहीं तोड़ेगा। उसे पेड़ों को काटने और कई तख्तों को बड़े करीने से बनाने की भी ज़रूरत थी। अगर यह अच्छी तरह से नहीं किया गया तो नींव मजबूत नहीं होगी, इसलिए उसे आरी बनाने के लिए उनकी ज़रूरत थी। इस युग में लोग अपनी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ये वास्तव में समय की बर्बादी थी, बस लकड़ी को चीरना था। चूंकि बिजली नहीं थी, इसलिए उसने जो भी औजार बनाए वे सभी हाथ से संचालित होते थे। श्रमिकों को लकड़ी काटने के लिए 2 मैन आरी का उपयोग करना चाहिए था। पेड़ लकड़ी की सटीक माप लेने की कोशिश करते समय वे घर के प्रत्येक भाग के लिए आवश्यक लकड़ी के ब्लॉक प्राप्त करने के लिए मापने वाले रूलर, चाक, लकड़ी के स्क्रॉल आरी और रिप आरी का उपयोग कर सकते थे। उन्हें ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि रसोई, बाथरूम आदि के लिए अलमारियां ठीक से बनाई गई हों। इस युग में लोग कीलों का उपयोग करने के बजाय रस्सियों से लकड़ी को एक साथ बांधते थे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द कीले बनाने का अनुरोध किया। अब जब हम विभाग 4 के साथ काम कर चुके हैं तो आइए विभाग 3 युद्ध विभाग के बारे में बात करते हैं। लैंडन ने उन्हें हैंडगन के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी और स्केच भी दिया। इसके अलावा सभी कुदालें और मसाला ग्राइंडर एक गाड़ी पर रखें, मैं उन्हें खाद्य उद्योग में ले जाऊंगा। लैंडन ने चीफ विगिन्स से मुलाकात की और उन्हें सभी उपकरण सौंप दिए। इस युग में लोग मिट्टी खोदने के लिए लाठी, नुकीले पत्थर, कुदाल और अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। कुदाल की तुलना में चपटी थी और कुदाल जितनी भारी भी नहीं थी। विगिन्स को नहीं पता था कि यह चीज़ उनकी कैसे मदद कर सकती है। उसने उलझन में औजारों को देखा। लैंडन ने तय किया कि उसे यह दिखाना बेहतर होगा कि यह कैसे काम करता है, बजाय इसके कि उसे इसके कामों के बारे में बताया जाए। इसलिए उसने खेतों की ओर जाने का फैसला किया। एक बार जब वे पहुंच गए तो लैंडन ने बेतरतीब ढंग से काम करने वालों को 10 कुदालें दी और एक कुदाल विगिन्स को दी, जबकि उसके हाथ में एक और कुदाल थी। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और उनकी ओर मुड़ा। चलो शुरू करते हैं, मेरे नेतृत्व का पालन करें। लैंडन ने दोनों हाथों से छेद को पकड़ लिया और आगे की ओर जमीन की ओर झुक गया। मिट्टी को नरम और चिकना करने के बाद उसने फिर आसपास की मिट्टी को खोदकर और उसे उस क्षेत्र के ऊपर रखकर क्यारियां बनाना शुरू कर दिया जिसे उसने चिकना किया था। जब सभी ने उसकी हरकतों का अनुसरण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इस औजार का उपयोग करना कितना तेज और आसान था। 3 मिनट से भी कम समय में उन्होंने पहले ही खेत की क्यारी बना ली थी। आमतौर पर एक मानक आकार की क्यारी बनाने में एक व्यक्ति को 1 घंटा लगता था। मिट्टी को नरम करने के लिए कुदाल, पत्थर या डंडे का उपयोग करने के बाद किसान अपने हाथों से क्यारी बनाते थे। चीफ विगिन्स ने अपने हाथ में उपकरण को देखा और मुस्कुराए। यह उनके लिए एक गेम चेंजर था। एक बार दिन खत्म हो जाने के बाद आप सभी उपकरण अपने पर्यवेक्षक को वापस कर सकते हैं। चूंकि प्रदर्शन खत्म हो गया था, इसलिए वह चीफ विगिन्स के साथ खाद्य उद्योग में वापस चले गए और उनके रास्ते में विगिन्स इस बारे में बात करते रहे कि यह उपकरण कितना ईश्वरीय है और इसी तरह की अन्य बातें। लैंडन ने उत्साहित व्यक्ति को देखा और हंस दिया। जब विगिन्स ने खेती के बारे में बात की तो वह वास्तव में एक बच्चे की तरह लग रहा था। जब वे वापस लौट रहे थे तो लैंडन मसाले बनाने के बारे में सोचता रहा। हालांकि वह अभी शुरू करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह अधिक लोगों के बिना ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उसने दासों का इंतजार करने और हर विभाग की सहायता करके समय बिताने का फैसला किया। जब लैंडन अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था तो उसे लगा कि कहीं दूर कोई तूफानी रात की तैयारी कर रहा है। बेंजामिन हैमिल्टन और सांता ने कैरोना पहुंचने के पहले 3 दिनों में ही अपने शहर से 800 या उससे ज्यादा गुलाम और शरणार्थी इकट्ठा कर लिए थे। चौथे दिन उन्हें योर्दान के 9वें राजकुमार बारी मैकलेन से एक जरूरी मालिश मिली। 9वां राजकुमार एक मजेदार व्यक्ति था। वह दयालु, सरल दिमाग वाला, वफादार और मेहनती था। जब उसके सौतेले भाई बहनों में राजत्व को लेकर लड़ाई हुई तो उसने सिर्फ अपने नियंत्रण में 2 छोटे शहरों को चलाने का तरीका सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पिता राजा मैकलेन की 6 पत्नियां और 2 रखैलें थीं। इसके साथ ही बारी के 23 भाई बहन थे। दरअसल उसका जन्म 8वें राजकुमार के 1 हफ्ते बाद हुआ था, जबकि 10वें और 11वें राजकुमार का जन्म उसके जन्म के 4 और 6 महीने बाद हुआ था। इस तरह एक साल में राजा मैकलेन ने 4 राजकुमारों और 1 राजकुमारी का दुनिया में स्वागत किया था। भीतरी हरम का कामकाज क्रूर था। मुख्य आधिकारिक पत्नी अपनी भावनाओं में बहकर अन्य पत्नियों और रखैलों को नियंत्रित करने की कोशिश करती रहती थी। अगर उसे पता चलता कि उसका पति उससे ज्यादा किसी और को तरजीह देता है तो वह उन्हें मारने या फंसाने की कोशिश करती। दुर्भाग्य से उसकी माँ भी ऐसी ही महिलाओं में से एक थी। उसकी माँ पूरे 1 हफ्ते तक राजा के कक्ष में रही, जिससे पहली पत्नी गुस्से में डूब गई। फिर उसने बेवफाई की कहानी गढ़ी और उसकी माँ के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाहों को काम पर रखा। 100 से ज्यादा गवाह थे। बेशक राजा उन पर यकीन कर लेता, और जो बात मामले को और भी बदतर बनाती थी वह ये थी कि उसकी माँ ने कभी भी उसके सामने भीख नहीं मांगी या खुद को छोटा नहीं बताया।
उसने सिर्फ एक वाक्य कहा और बस इतना ही, मैं निर्दोष हूँ, जो करना है करो। अगर वह चिल्लाती, भीख मांगती या फूट फूट कर रोती तो बेहतर होता, लेकिन जिस तरह से उसने ये कहा उससे राजा को डर लगा कि उसने गलती कर दी है। लेकिन चूंकि वह पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन चुका था, इसलिए उसे सजा का पालन करना पड़ा। उसके पास कोई सबूत नहीं था, ये सैकड़ों लोगों के खिलाफ उसका वचन था। यहाँ तक कि कुछ अन्य पत्नियों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। बहुत जल्दी राजा की वे भावनाएं खत्म हो गईं और क्रोध ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। जब वह खुद ही धोखाधड़ी करते हुए पकड़ी गई थी तो उसे घमंड से काम लेने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसने उसे मूर्ख समझा? उसने सोचा। जब वह अपने सामने खड़ी घमंडी महिला को देख रहा था तो उसने सजा देने का फैसला किया। उसे शर्मनाक तरीके से चलना होगा। अलग अलग साम्राज्यों के अलग अलग नियम थे। अर्काडिना में धोखेबाज राजाओं को उनके जीवन के बाकी समय के लिए जर्ज कमरों में बंद कर दिया जाता था, या जब तक उनके पति उन्हें माफ नहीं कर देते। योदान में ये बहुत अलग था। महिलाएं भोजन करते हुए और उन पर पत्थर फेंके जाते हुए पूरी तरह से नग्न होकर लंबी दूरी तक चलती थीं। चलने के बाद धोखेबाज महिला की शादी रद्द कर दी जाती थी। उस वर्ष 9वें राजकुमार की आयु 16 वर्ष हो चुकी थी और वह अपने शहरों को स्वतंत्र रूप से चलाता था। जैसे ही उसे अपनी मां की स्थिति का पता चला, वह राजधानी की ओर दौड़ा और सीधे महल की ओर चल पड़ा। उसने अपनी आहत लेकिन अभिमानी मां को देखा और उसके दिल में गुस्सा भर आया। सच तो यह है कि वह जानता था कि उसकी मां निर्दोष है, लेकिन कभी कभी वह चाहता था कि वह कम से कम दूसरी महिलाओं की तरह बात करे या रोए। इसके बजाय वह उसे देखकर मुस्कुराए और सब कुछ अपने अंदर दबा लिया। उस मुस्कान ने उसे तुरंत आंसू में डुबो दिया। वह उसे पूरे दिल से प्यार करता था और सोचता था कि अगर वह मजबूत हो गया तो वह आसानी से उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन वह गलत था। उसने अपनी 9 साल की रोती हुई छोटी बहन को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। कल विवाह रद्द करने का दिन था। अगली सुबह उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे सिंहासन कक्ष की ओर ले गया। पाइनो महाद्वीप के भीतर विभिन्न साम्राज्यों की अपनी मान्यताएं और अविश्वास थे। डेफेरस का साम्राज्य देवी सेरेना में विश्वास करता था। ऐसा कहा जाता था कि वह वही थी जिसने सितारों, माताओं और भूमि का निर्माण किया था। उसने भूमि को आशीर्वाद दिया और साथ ही उसे शाप भी दिया। इसलिए सभी विवाहों को उसके मंत्रियों द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्काडिना अपने पूर्वजों की आत्माओं को भगवान मानती थी। वे प्रार्थना करते थे और अपने पूर्वजों को भगवान कहते थे। टेरिक का साम्राज्य समुद्र देवता में विश्वास करता था, कैरोना प्रजनन के देवता में विश्वास करता था और योदान में वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगा कि यह हास्यास्पद है। अगर देवता मौजूद थे तो वे कहाँ थे? एक बार जब वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे तो राजा ने कुछ बकवास कहा और लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो उसने विवाह को रद्द कर दिया और उसे पैकिंग करके भेज दिया। राजा को अपने 9वें बेटे का नाम भी नहीं पता था। वह केवल पहले 5 के बारे में चिंतित था। उनमें से एक संभवतः साम्राज्य का अगला शासक होगा। उसने अभी तक एक राजकुमार का चयन नहीं किया क्योंकि वह चाहता था कि उसके बेटे साम्राज्य पर शासन करने के योग्य साबित हों। लेकिन इस निर्णय ने उसके हरम को और अधिक घातक बना दिया और उसके बेटों और पत्नियों ने एक दूसरे को मारने या हत्या करने की साजिश रची। यहाँ तक कि राजकुमारियां भी आपस में लड़ने लगीं। उसके पिता ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और अपनी मां के कंधों को सहारा दिया। उसने भी उसकी ओर देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, पहली पत्नी ने राजा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा और उस पर व्यंग्य किया, तुम्हें अपनी देखभाल में सभी शूरवीरों को वापस करना है और एक साधारण शूरवीर की तरह काम करना है। मैं तुम्हें विरासत के रूप में 50 सोने के सिक्के दूंगी। भाग्यशाली हो कि मेरे पास तुम्हें कुछ देने का दिल भी था। तुम चुन सकते हो कि तुम किस शहर में काम करना चाहते हो और मैं तुम्हें तुरंत वहां तैनात कर दूंगा। उसके पिता ने कहा। रानी उसे कोई शूरवीर नहीं रखने देना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी मां के अपमान का बदला लेने का डर था। लड़के की आंखों में गहरी नजर थी। अगर उसे मौका मिलता तो वह उसे जरूर मार देता। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी एक और मांग भी है। मैं अपनी बहन को शाही होने से वंचित करना चाहता हूं और मैं वियना शहर में रहना चाहता हूं। उसने जवाब दिया। अब जब उसकी मां को भेज दिया गया था तो वह अपनी छोटी बहन को महल में रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे महिलाएं उसे गुलाम बना लेंगी या इससे भी बदतर अपने मुक्केबाजी बैग में। उसके पिता ने बेशक मंजूरी दे दी। राजकुमारी उसकी 17वीं संतान थी। वह उसे जानता भी नहीं था। उसकी परवाह करना तो दूर की बात थी। उसे लगा कि अब एक मुंह कम हो गया है। बारी ने वियना को इसलिए चुना क्योंकि जब से उसने इस क्षेत्र पर शासन किया है, वहां के सभी लोग उसके परिवार और मित्र बन गए हैं। उसे यकीन था कि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और साम्राज्य के अधिकांश लोगों के विपरीत वियना के लोग बहुत ईमानदार और कुछ हद तक शुद्ध थे। वे राजधानी से बहुत दूर रह रहे थे और राजघराने के अंधेरे पक्ष के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ये लोग उसके लिए ताज़ी हवा के झोंके की तरह थे। ये 3 लोगों के परिवार के लिए एकदम सही जगह थी। उस समय वह रानी की आंखों में शैतानी चमक को नोटिस करने में विफल रहा। अगर उसने देखा होता तो वह अभी इस मुसीबत में नहीं होता। जब सांता ने संदेश देखा तो उसे पता था कि उसे वियना जाना है। छोटा भाई लैंडन, ऐसा लगता है कि वह इस बार बहुत सारे उपहार लेकर आएगा।
पिछले एक सप्ताह से लैंडन जहाज के गुलामों के साथ आने का इंतजार कर रहा था। लैंडन ने इस अवधि का उपयोग नए उद्योगों के लिए और अधिक उपकरण बनाने के लिए करने का फैसला किया था जो बनने वाले थे। और 3 दिन और इंतजार करने के बाद उसे बताया गया कि बेमार्ट की ओर 10 बड़े जहाज जा रहे हैं। सिस्टम से लैंडन जहाज़ों को पहचान सकता था। वे सांता के जहाज थे। लेकिन इतने सारे जहाज क्यों थे? आखिर वह क्या सोच रहा था? लैंडन ने सोचा, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। किनारे पर लैंडन ने हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सांता को देखा और खुद को असहाय महसूस किया। इस खुशमिजाज साथी पर गुस्सा करना वाकई मुश्किल था। छोटे भाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इतने समय से तुम्हें न देख पाने की वजह से मेरा दिल बेचैन हो गया है। छोटे भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे देर से आने के लिए नाराज नहीं होगे। हिहू, सांता ने खिलखिलाते हुए कहा। जहाज पर सभी लोग हैरान थे। क्या वह राजा नहीं है? वह ऐसे रईस से क्यों बात करेगा? बेमार्ट के लिए रवाना होने से पहले सांता ने उन्हें बेमार्ट की स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि नए स्वतंत्र रूप से स्थापित क्षेत्र के राजा निश्चित रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उन्होंने उन्हें सुरक्षा, आश्रय और भोजन की गारंटी दी थी। वापस किनारे पर सांता ने बताया कि क्या हुआ था और वह अपने साथ 10 लोगों के जहाज क्यों लेकर आया था। संक्षेप में, जब 9वें राजकुमार वियना पहुंचे तो पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1 महीने बाद शहर के भीतर अचानक हमले और हत्याएं होने लगीं। अगले महीने के अंत तक 96,000 लोगों में से 11,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जब उन्होंने हमलावरों में से एक को पकड़ लिया तो पता चला कि रानी नागरिकों को परेशान करने के लिए एवरग्रीन बैंडिट्स नामक डाकुओं के एक समूह को भेज रही थी, जबकि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। एक बार जब वह मारा गया तो ये घोषणा की गई कि वह नागरिकों के साथ डाकुओं के हमले में मारा गया। रानी को यह सुनिश्चित करना था कि यह उसके द्वारा पता न लगाया जा सके, इसलिए अन्य लोगों को जलाना और मारना उनका केवल दूसरा मिशन था। लेकिन जब डाकू आए तो राजकुमार ने शहर के सरदारों के शूरवीरों के साथ मिलकर उन्हें बहादुरी से खदेड़ दिया। अंत में बारी को मारने का उनका प्राथमिक मिशन विफल हो गया। रानी बेचैन हो गई और उसने अपने गुप्त शूरवीरों और लगभग 23 गिरोहों को आदेश दिया, जिनमें से प्रत्येक गिरोह में 5,000 से अधिक लोग थे, सेना में शामिल होकर पूरे शहर को जला देने का आदेश दिया। शहर के सरदार को योजना के बारे में पहले ही पता चल गया और उसने राजकुमार को सूचित किया। कहा गया कि अगले 3 महीनों में वे वियना पहुंचेंगे और हमला शुरू होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत वियना से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। जब बारी को खबर मिली तो उसने सांता को मदद के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र भी भेजा। 2 महीने बाद शहर के स्वामी ने सभी बैरन और साथ ही 71,650 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया था। अगले शहर का शहर स्वामी भी बासी का करीबी दोस्त था, इसलिए बारी ने इन लोगों को उनके सभी सामानों के साथ अपने शहर में बसाने में सफलता पाई। उसके 4 दिन बाद सांता 10 विशाल आकार के जहाज़ों के साथ आया। वे जहाज़ों पर सवार होकर बेमार्ट की ओर चल पड़े। शहर का स्वामी बारी के साथ नहीं जा सका क्योंकि वह अभी भी साम्राज्य में एक अधिकारी था। वह अपने परिवार और अपने शूरवीरों को लेकर राजधानी की ओर वापस चला गया। कहानी सुनकर जो उसे उन सभी टीवी नाटकों की तरह लगी जो उसने देखे थे, वह कुछ हद तक हैरान था। उसे बारी, उसके परिवार और लोगों पर दया भी आई, लेकिन मूल रूप से सांता को मूल रूप से मिले 800 दासों के अलावा वह अभी भी वियना से 13,350 लोगों को ले गया। तो कुल मिलाकर उन जहाज़ों पर 14,150 लोग थे। हालांकि उसे उनके लिए दुख हुआ, लेकिन उसने जितने मिट्टी के घर बनाए थे उनमें वे सभी नहीं रह सकते थे। भूल जाओ, उसे उन्हें रहने के लिए ऊपरी क्षेत्र में एक संपत्ति देनी होगी। उसने केंद्रीय क्षेत्र के सबसे नज़दीकी संपत्ति का उपयोग करने का फैसला किया। बेशक राजकुमार और उसका परिवार उसके साथ महल में रहेगा। आखिरकार राजसीपन तो राजसीपन ही होता है। सांता ने लैंडन की ओर देखा और मुस्कुराया। चूंकि तुमने 3,000 गुलामों के लिए भुगतान किया है, इसलिए मैं बाकी 2,200 और भेजूंगा। याद रखो, समूह में 800 गुलाम हैं, सांता ने कहा। मैं तुमसे और कैसे मांग सकता हूँ? तुम मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हो? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और दास लाने को तैयार हूं। अच्छा होगा यदि तुम उन्हें उनके दासत्व से बचा सको। इन लोगों के साथ आमतौर पर जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। यदि वे तुम्हारे साथ रहते हैं तो मुझे पता है कि तुम उनकी हर संभव तरीके से मदद करोगे। तुम सही हो, मैं तुमसे सहमत हूँ। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हारी यात्रा का खर्च भी चुकाऊंगा। और यदि तुम्हें कभी शरणार्थी या ऐसे लोग मिले जिन्हें मदद की जरूरत है तो उन्हें भी भेज दो, लैंडन ने कहा। सार जानने के बाद लैंडन ने 50 शूरवीरों को सभी ओवरसियर, पर्यवेक्षक, मेजर जनरल, कैप्टन, उसकी माँ लूसी, ग्रेस, छोटी मोमो, हेड बटलर और नौकरानी को बुलाने के लिए भेजा। वह उन्हें यहाँ सभी से मिलवाना चाहता था। जब सभी लोग आ गए तो लैंडन ने उन्हें मैदान के सबसे ऊंचे स्थान पर लाइन में खड़ा कर दिया। ऐसा करते हुए उसने सांता को रेतीले तटों पर सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा। सिस्टम, क्या आप मेरी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं? मैं चाहता हूं कि पीछे बैठे लोग मुझे जोर से और साफ सुन सकें।
साथ ही मैं नहीं चाहता कि सामने बैठे लोगों को लगे कि मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तो सभी को एक ही वॉल्यूम या धुन मिले। होस्ट: हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसके लिए होस्ट को 10 डीपी, 1.5 वाईपी या 4 बीपी प्रति घंटे देने होंगे। इतना महंगा क्यों? क्या ये सिर्फ एम्पलीफिकेशन नहीं है? क्या आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? अगर होस्ट को लगता है कि यह बहुत महंगा है तो ये सिस्टम की समस्या नहीं है। सिस्टम एक सर्वशक्तिमान सिस्टम है और होस्ट के साथ छोटी मोटी बहस से ऊपर है। होस्ट खरीद रहा है या नहीं? लैंडन ने वाकई सोचा था कि यह सिस्टम एक तुच्छ ब्लैकबेली सिस्टम है। ऊपर दिए गए तर्क: प्लीज, ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा। 1 घंटे के लिए मेरा बीपी इस्तेमाल करो। मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग असहाय, डरे हुए और भयभीत महसूस करते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बेमार्ड आपके लिए एक सुरक्षित आश्रय होगा। आप सभी ने वियना में मेहनत की थी और अपने दोस्तों और परिवारों की मौत का सामना किया था और देखा था। हाँ, मैं उन 5000 गरीब निर्दोष लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके शहर पर पहले हमले में मारे गए थे। आप सभी को उन विश्वासघाती गिरोहों ने नरक में डाल दिया है जो केवल रक्तपात से आनंद महसूस करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे क्षेत्र में मैं आपको एक नया जीवन और एक नया रास्ता दूंगा जिस पर आप सभी गर्व से चल सकते हैं। चाहे आप कैरोना के गुलाम हो या वियना के नागरिक, आज के दिन से आप सभी मेरे दोस्त और मेरा परिवार। आपका दर्द मेरा दर्द होगा और आपकी खुशी भी मेरी होगी। मुझे गुलामी शब्द से नफरत है। यह अश्लील है और मेरी मान्यताओं के खिलाफ है। इस देश में गुलामी जैसी कोई चीज़ नहीं है और कभी नहीं होगी। मेरी धरती पर सभी को स्कूल जाना पड़ता है और बच्चों को 14 साल की उम्र तक काम करने की अनुमति नहीं है, जिसमें वे स्कूल खत्म होने तक कुछ समय के लिए इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। समय के साथ आप सभी बेमार्ड को समझेंगे और उससे उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं उससे करता हूँ। और अगर आपको क्षेत्र के भीतर किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप मेरी मदद करने के लिए मेरे पीछे खड़े इन लोगों में से किसी से भी मिल सकते हैं। एक बार फिर बेमार्ड में आपका स्वागत है। राजकुमार बारी, अब तुम क्या करना चाहते हो? सच कहूं तो जब बारी ने लैंडन को देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करे। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और लैंडन उससे छोटा था, इसलिए उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संबोधित करे। वह सोचता रहा कि क्या लैंडन को खतरा महसूस होगा क्योंकि वह पहले राजकुमार हुआ करता था। बारी एक ईमानदार आदमी था जो कभी भी वह नहीं लेता जो उसका नहीं होता। जब उसे कथित तौर पर शहर चलाने के लिए दिया गया था तो उसके पिता ने शहर के सरदारों को राजनीति और शहर पर शासन करने दिया था, जबकि वह बस लड़ता था और कड़ी मेहनत करता था। 9वें राजकुमार के रूप में उसे मूल रूप से शासक बनने का सपना भी नहीं देखना था, क्योंकि उसके पिता अपने पहले 5 बेटों के अलावा किसी भी अन्य बेटे को कोई भी शक्ति नहीं देना चाहते थे। इसलिए राजा ने शहर के सरदारों से अपने बेटों के साथ शहरों को चलाने के लिए कहा। ये जासूसी करने या उन पर नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका था। उन्हें रिपोर्ट करनी थी कि क्या उनके बेटों में से कोई भी खुद को या अपने 5 सबसे बड़े बेटों को मारने की योजना बना रहा है या उनके बारे में सपना देख रहा है। शुरू में शहर के शासकों ने राजा के आदेशों का पालन किया, लेकिन जब उन्हें बारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उनके विचार से बारी ने एक दिन के लिए भी सिंहासन के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसे जैसे वह बारी को जानने लगा उसने उसके साथ एक मजबूत बंधन बनाना शुरू कर दिया। रानी अपने बेटे के अलावा किसी अन्य बच्चे को साम्राज्य पर शासन करने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि बारी और उसके अन्य भाइयों को शूरवीरों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें केवल सिंहासन के असली उत्तराधिकारी की सेवा करने के लिए पाला गया था। वह महिला छाया में काम करती थी। यदि अन्य बच्चों में से किसी को अधिक भूमि या अधिक अन्याय मिलते तो निश्चित रूप से उन्हें मरना पड़ता। इन सब के साथ एक राजकुमार के रूप में बारी को केवल तलवार के तरीके से प्रशिक्षित किया गया था। एक तरह से वह पुराने लैंडन के समान था। बूढ़ा लैंडन साम्राज्य चलाने या शहर को नियंत्रित करने के बारे में 2F की परवाह नहीं करता था। वास्तव में बूढ़ा लैंडन आश्चर्यचकित था कि उसके पिता ने उसे जमीन भी दी। उसने ईमानदारी से सोचा कि जब वह 15 साल का हो जाएगा तो वह अपनी माँ और लूसी के साथ एक छोटे से गांव में चला जाएगा और फिर किसी अन्य किसान की तरह काम करेगा। उन्होंने जो पैसा बचाया था वह अगले 15 वर्षों तक 3 लोगों का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त था, अगर वे किसान के रूप में रहते। बूढ़ा लैंडन एक विनम्र, शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति भी था। वह कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं खाता था। जैसे ही बारी ने लैंडन को देखा वह थोड़ा घबरा गया। अगर लैंडन उसे पसंद नहीं करता तो उसे उसके परिवार के साथ बेमाद से बाहर निकाल दिया जा सकता था। उसके पास अब घर नहीं था और वह अस्वीकार किए जाने से डरता था। ईमानदारी से कहूं तो मैं एक शूरवीर बनना चाहता हूं, बारी ने घबराते हुए जवाब दिया। लैंडन ने उसे देखा और मुस्कुराया। हा, तुम इतने सख्त क्यों हो? चूंकि तुम सैन के भाई हो, मेरा मतलब बेजामिन है, तो मैं भी तुम्हारा भाई हो जाऊंगा। लैंडन ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। वहां देखो बड़े भाई, आंटी पहले से ही मेरी माँ के साथ मुस्कुरा रही हैं और हंस रही हैं। लैंडन ने बारी की माँ की ओर इशारा करते हुए कहा। बारी ने देखा और थोड़ा हैरान था।
उसकी माँ हमेशा उसके या उसकी बहन के सामने ही हंसती थी। किसी ने, यहाँ तक कि राजा ने भी उसे हंसते नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक गहरी और गर्म मुस्कान उभरी। ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित हूँ, उसने सोचा। लैंडन ने उसकी ओर देखा और राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि बारी को उसके प्रति कोई असहजता महसूस हो। वह जानता था कि सांता के व्यक्तित्व को देखते हुए केवल वे ही लोग सांता के मित्र हो सकते हैं जो वास्तव में ईमानदार हों। सांता कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लाएगा जो बेमार्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता हो या राजा के रूप में उसका पद छीनना चाहता हो। और अगर उसने ऐसा किया भी तो भी निश्चित रूप से लैंडन उस खतरे को खत्म कर देगा। अगर ऐसा है तो एक बार जब तुम मेरी सेना के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने होने वाले पिता और तुम्हारे सेना जनरल लुसियस के अधीन एक कप्तान बना दूंगा। एक बार जब वह प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो लैंडन सांता के एक जहाज में बहुत सारे फेल्डस्पार और अन्य दुर्लभ खनिज अयस्कों का स्टॉक कर देता है। उसने उसे और चाक और पेंट के नमूने भी दिए। अंत में उसने सांता से 1200,000 सोने के सिक्के बनवाए। 14,150 नए लोगों के साथ लैंडन के पास अपनी कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक कर्मचारी थे। लैंडन ने सभी शूरवीरों से एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने में मदद की, जिसमें कहा गया था कि अगले 20 वर्षों के भीतर वे जो कुछ भी सीखेंगे उसे बेमार्ट के बाहर के लोगों के साथ कभी साझा नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन नियमों और दंडों को भी पढ़ा जो किसी के द्वारा उनका उल्लंघन करने पर लागू होंगे। विशेष रूप से प्रकटीकरण प्रपत्र। दंड व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की मृत्यु थी। सभी ने पहले से ही अपने दिल में कसम खाई थी कि वे जो कुछ भी सीखेंगे उसे अपने दिल में रखेंगे। साथ ही वे साम्राज्य को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और उन्हें यकीन नहीं था कि कोई अन्य रईस उनकी देखभाल करेगा जैसा कि लैंडन ने वादा किया था। वे इसे बिल्कुल भी जोखिम में डालने वाले नहीं थे। समूह में से 1600 लोगों ने स्वेच्छा से शूरवीर बनने के लिए कहा और उन्हें बैरक में ले जाया गया। लैंडन ने बेरी और उसके 3 लोगों के परिवार को भी कार्यसूची से बाहर रखने का फैसला किया। उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वियना में रहने के दौरान कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पेशे थे। 7 डॉक्टर, 14 नर्स, 6 शिक्षक, 20 लोहार और बढ़ई, 9 कीमियागर और 3 लोग जो वियना के शहर के स्वामी के लिए सरकारी अधिकारी के रूप में काम करते थे। कुल 59 लोग। उन्होंने ये भी महसूस किया कि समूह में 0-14 वर्ष की आयु के 2127 बच्चे थे। वर्तमान में जब वयस्क काम करते हैं तो बच्चे पूरे दिन स्कूल एस्टेट की एक इमारत में बिताते हैं। वे खेलते हैं, खाते हैं और कभी कभी पढ़ते हैं। लैंडन ने उन बच्चों के लिए केवल 28 देखभाल करने वालों को नियुक्त किया था, कुछ हद तक प्री स्कूल किंडरगार्टन वाइब की तरह। उन्हें उनकी उम्र के अनुसार विभाजित किया गया था और अलग अलग कमरों में रखा गया था। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि हर उम्र के लिए उनकी देखभाल करने वाला कोई न कोई व्यक्ति हो। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत छोटे थे और अभी भी चलना सीख रहे थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो 14 वर्ष के थे और अपनी कक्षाओं में ऊर्जावान तरीके से दौड़ना और खेलना पसंद करते थे। छोटा मोमो भी अपनी कक्षा में बहुत जीवंत था। लैंडन ने बच्चों के लिए झपकी, ब्रेक, क्लास, खेलने का समय, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए शेड्यूल बनाए थे। और जब माता पिता काम खत्म कर लेते तो वे आकर अपने बच्चों को ले जाते। कई माता पिता इस सिस्टम की सराहना करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपने बच्चों की चिंता किए बिना अपने काम करने का समय मिलता है। इस सेवा से काम पर जाने वाले वयस्क, खासकर महिलाएं, बहुत स्वतंत्र और खुश महसूस करती हैं। ये महिलाएं आज़ाद महसूस करती हैं। वे हमेशा घर पर रहती थीं, खाना बनाती थीं, पूरे दिन बच्चों की देखभाल करती थीं, जबकि उनके पति बाहर जाते और जब चाहें वापस आते। वे हमेशा अपने पति की नौकरी करने या अपने जीवन में कुछ और करने का सपना देखती थीं। उनमें से कुछ तो वर्तमान में अपने पति के साथ काम भी करती हैं। कितना रोमांचक है। आमतौर पर डेकेयर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। इसलिए नाइट शिफ्ट वाली महिलाओं के लिए जब वे रात 9 बजे अपना काम खत्म करती हैं तब भी उनके पास अपने बच्चों को लेने का समय होता है। लैंडन को यकीन था कि अगर उसने कभी यह डेकेयर सेवा बंद कर दी तो शहर में दंगे और झगड़े होंगे। उसने खेल के मैदान में 10 लोहे के झूले भी बनवाए थे और उनके खेलने के लिए मैदान साफ करवाए थे। भविष्य में वह निश्चित रूप से रंग भरने वाली किताबें और खिलौने उपलब्ध कराएगा। अब जब इस संख्या में 2127 और बच्चे जुड़ गए तो लैंडन ने डेकेयर के लिए एक और इमारत जोड़ने का फैसला किया और साथ ही 292 और देखभाल करने वालों को भी जोड़ा। बेमार्ट में कुल 2428 बच्चे हो गए। इसलिए प्रत्येक देखभाल करने वाला एक बार में लगभग 20 बच्चों की देखभाल करेगा, जबकि रोटेशनल शिफ्ट में काम करेगा। इसके अलावा 369 बुजुर्ग लोग भी थे जिनकी उम्र 60 वर्ष और उससे अधिक थी, जो बेमार्ट पहुंचे थे। जब लैंडन ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं तो उन सभी ने कहा कि वे अपने बेटों या बेटियों के साथ घर पर रहना चाहते हैं और जब वे बाहर हों तो घर की देखभाल करना चाहते हैं। लैंडन ने उनके अनुरोध पर सहमति जताई और उनसे कहा कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वे किसी भी गार्ड को बता दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लैंडन को भी गंभीर रूप से हैरान कर दिया। 76-80 की उम्र के लगभग 3 बूढ़े लोग थे जिन्होंने कहा कि वे मछुआरे या शिकारी के रूप में खदानों में काम करना चाहते हैं। उनके परिवार उनके पीछे खड़े थे और आश्चर्य से लैंडन को क्षमाप्रार्थी नज़र से देख रहे थे।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। लेकिन इन लोगों से कुछ देर बात करने के बाद वह उन नज़रों के पीछे का मतलब पूरी तरह समझ गया। तीनों ने दावा किया कि वे बैल की तरह मजबूत हैं। एक का नाम विलो था जबकि अन्य दो का नाम हरमन और पैच था। बेशक लैंडन इन लोगों को खदानों में काम करने की अनुमति कभी नहीं देगा जब तक कि उसे 99% यकीन न हो कि वहां काम करने से उनके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। जब उसने तीनों लोगों को देखा तो उसे अपने नहीं कहने के फैसले पर और भी यकीन हो गया। लैंडन ने सचमुच सोचा कि अगर वे हवा वाले दिन बाहर खड़े होते तो हवा उन्हें जरूर उड़ा ले जाती। बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि हम कमजोर हैं? बूढ़े आदमी हरमन ने पूछा। क्या? पैच ने हरमन से पूछा, क्योंकि वह पूरी तरह से सुन नहीं पाया था कि हरमन क्या कह रहा है। पैच को बुढ़ापे की वजह से सुनने में समस्या थी। उसने कहा कि हम कमजोर हैं। बूढ़े आदमी विलो ने पैच के कान में चिल्लाते हुए दोहराया। अब पैच को बात का सार समझ में आ गया। क्या तुमने हिम्मत करके कहा कि हम कमजोर हैं? लैंडन को समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने कब कहा कि वे कमजोर हैं? क्या वे सिर्फ उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? बूढ़े आदमी पैच ने बूढ़े आदमी विलो की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? लैंडन ने सोचा। जैसे ही पैच ने बात की, बूढ़ा आदमी विलो एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ गया, जैसे कि वह किसी पुरुष फोटोशूट में पोज दे रहा हो। उसने अपनी गैर मौजूद मांसपेशियों को दिखाना शुरू कर दिया और वह लचीला हो गया। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? बूढ़े आदमी हरम ने भी कहा। यह आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। मैं असहमत हूँ, लैंडन ने सोचा जब उसने लचीले बूढ़े आदमी विलो को देखा। यहाँ इस आदमी ने एक बार एक हत्यारे से एक उंगली से लड़ाई की थी। एक असली हत्यारा, उनमें से सबसे खतरनाक। बूढ़े आदमी हरम ने अपने हाथों को पागलों की तरह हिलाते हुए कहा। लड़ाई बहुत क्रूर थी, मैं आपको बताता हूँ। उसने अपनी उंगली से तलवार के वार को रोका और उसी उंगली से उस आदमी का कान काट दिया। तुम्हें लगता है कि हम एक वुक्सिया दुनिया में हैं? ये सच है। उसने एक उंगली से उस आदमी का कान काट दिया और दूसरी उंगली से उसे फिर से जोड़ दिया, जबकि अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल करके उस आदमी के हमलों को रोका। बूढ़े आदमी पैच ने कहा, यह जैविक रूप से असंभव है। वह बिना किसी नाव के वियना से कैरोना महाद्वीप तक तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति था। अगर यह सच होता तो अब तक उसके अंग गिर चुके होते। उसने एक समुद्री मछली भी पकड़ी जो एक पूरी संपत्ति के आकार की थी और उसे बुरी तरह से पीटा। बूढ़े आदमी हरमन ने कहा, वह एक व्हेल होगी और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसे कभी घायल कर सकें। उसने एक बार अपने दाहिने हाथ से 5 विशाल चट्टानों को उछाला जबकि अपने बाएं हाथ से शराब पी रहा था। तुम क्या हो, सुपरमैन? लैंडन ने सोचा। बूढ़े आदमी विलो ने असंतुष्ट लैंडन को देखा और चिल्लाया। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं इसे साबित कर दूंगा। इससे पहले कि लैंडन या कोई भी शूरवीर उसे रोक पाता, बूढ़े आदमी विलो ने पहले ही अपने बगल में एक बड़ी चट्टान को उठाने की कोशिश की थी। क्रैकक, ये कहना सुरक्षित है कि वह बुरी तरह विफल हो गया था। मेरी पीठ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पत्थर भारी था? तुम धोखेबाज हो, बूढ़े आदमी विलो ने पीड़ा में रोते हुए कहा। लैंडन ने जल्दी से उस आदमी का समर्थन किया। तो उसने धोखा दिया? तुम इस तरह खुलेआम धोखा कैसे दे सकते हो? बूढ़े आदमी हरमन ने कहा। क्या उसने धोखा दिया? ये सब समझ में आता है। सबसे मजबूत आदमी इस तरह के छोटे पत्थर से कैसे हार सकता है? बूढ़े आदमी पैच ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। उसने धोखा कैसे दिया? और छोटे से उसका क्या मतलब था? वह पत्थर कम से कम 200 किलो का तो है। लैंडन ने पलट कर देखा और देखा कि लुसियस और शूरवीर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से मैच की मांग करता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप शायद चट्टान से नीचे गिर गए और धोखा दिया, बूढ़े आदमी विलो ने कहा। बूढ़े आदमी, हालांकि मेरे पास सिस्टम है, मैं इसे कभी भी निष्पक्ष प्रतियोगिता में इस्तेमाल नहीं करूंगा। रुको रुको रुको, मैं आखिर क्या कह रहा हूँ? ये कब से एक प्रतियोगिता है? आपने स्पष्ट रूप से मुझ पर यह थोपा और अब आप दावा कर रहे हैं कि मैंने धोखा दिया। देखो, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि आप में से कोई भी कमजोर है। वास्तव में मुझे लगता है कि आप सभी बहुत मजबूत हैं। लैंडन ने कहा। तो आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा मजबूत हूँ? बूढ़े आदमी विलो ने पूछा। बिल्कुल, लैंडन ने जवाब दिया। लैंडन वास्तव में असहाय महसूस कर रहा था। वह उसे और कैसे जवाब दे सकता था? अच्छा, बस इतना कि तुम जानते हो कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, बूढ़े आदमी विलो ने सिर हिलाते हुए कहा। अंत में लैंडन ने पुरुषों से बागवानी जैसे काम स्वीकार करने के लिए कहा। लैंडन चाहता था कि वे केवल शाही बगीचे में झाड़ियों या टहनियों को काटें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह काम डरपोकों का है। उसने पिछले 25 मिनट उनके अहंकार को सहलाने में बिताए थे। इन बूढ़े लोगों ने उसे वास्तव में ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक बच्चे की परवरिश कर रहा हो। वे चाहते थे कि उन्हें बहलाया फुसलाया जाए और लाड़ प्यार किया जाए। बाकी सभी लोग उन्हें आपका महाराज कहते थे, लेकिन ये लोग उन्हें बच्चा या बच्चा कहते थे। कोई भी बता सकता है कि वे जहां भी जाते थे हमेशा इसी तरह व्यवहार करते थे।
डॉट डॉट लैंडन ने बड़ी चट्टान को देखा और उसे वहां से हटाने का फैसला किया। कौन जानता था कि कितने वरिष्ठ नागरिक उसे अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करेंगे। उसने उसे ऊपर उठाया और जब वह पत्थर लेकर आगे बढ़ने ही वाला था तो 3 बूढ़े आदमी जो जाने वाले थे उन्होंने उसे पत्थर ले जाते हुए देखा और उसकी ओर दौड़े। तो तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, पत्थर यहाँ दो, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। अपनी ओर दौड़ रहे बूढ़े लोगों को देखकर लैंडन को आखिरकार समझ में आ गया कि उनके परिवार वाले उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। भाड़ में जाओ। बूढ़े लोगों से सफलतापूर्वक भागने के बाद लैंडन ने अपना आकलन जारी रखा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि अब उसके पास 14,125 के समूह में से 9,700 वयस्क हैं जो काम कर सकते हैं। अन्य 100 स्वयंसेवकों को जोड़कर जिन्होंने पहले मिट्टी के घर बनाए थे, अब उसके पास कुल 9,800 कर्मचारी थे। लैंडन बिना पानी और उपचार संयंत्र, केंद्रीय हीटिंग संयंत्र और बिजली के घर बनाना शुरू नहीं करना चाहता था। अपने दिमाग में विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पाइपों को घर की दीवारों से जोड़ने की जरूरत है और इसी तरह की अन्य चीजें। अगर वह इसे बाद में करता तो उसे इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए दीवारों और फर्श को तोड़ना पड़ता। ये सिर्फ दोहरा काम था। लैंडन ने घर के निर्माण को 4 महीने बाद करने का कार्यक्रम बनाया था। ये सितंबर में होगा। डॉट डॉट उसने सबसे पहले कच्चे तेल शोधन प्रक्रिया से शुरुआत की। लैंडन के लिए यह खंड पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि यह अधिकांश विभागों के लिए आवश्यक था। तेल के साथ लैंडन सिंथेटिक रबर का उत्पादन कर सकता था, जिसका उपयोग बाद में टायर, पाइप इंसुलेशन, रबर हैंडल ग्रिप और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था। साथ ही उसे बिजली से चलने वाली कार्य मशीनों के लिए ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसे वह बनाने जा रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे लोग उन विशालकाय भारी पाइपों को उठा सके जो पृथ्वी पर मौजूद थे। उन्हें पाइपों को भूमिगत भी करना था और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। इसलिए उसे ड्रैगलाइन, उत्खननकर्ता, बुलडोजर इत्यादि जैसी भारी निर्माण मशीनों की आवश्यकता थी। सिस्टम, क्या आप निकटतम भूमिगत कच्चे तेल भंडार का पता लगा सकते हैं? सिस्टम ने उसे उत्तर देने में 1 मिनट लिया। होस्ट को उत्तर देते हुए, समुद्र में एक है, तट से केवल 7.4 किलोमीटर दूर, और दूसरा शहर की दीवार से 3 किलोमीटर दूर। लैंडन को वे उत्तर पसंद नहीं आए। उसके पास समुद्र में जाने के लिए तेल ड्रिल जहाज नहीं था और उसका आखिरी विकल्प शहर से बाहर ही था। यह अगले शहर की ओर जाने वाले राजमार्ग पर था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। क्या सिस्टम ने नहीं कहा कि यह सर्वशक्तिमान है? सिस्टम, मैं चाहता हूं कि आप तेल को निचले क्षेत्र की ओर पुनः निर्देशित करें। यहीं लैंडन ने अपने मॉनिटर पर एक निश्चित क्षेत्र को गोल करते हुए कहा। कोई समस्या नहीं है होस्ट। क्या आप चाहते हैं कि यह तेल रिसाव हो या गहरा भूमिगत भंडार? अभी के लिए भूमिगत तेल भंडारों की तुलना में तेल रिसाव सबसे अच्छा विकल्प होगा। पृथ्वी पर बहुत सारे तेल उद्योग थे जो तेल रिसाव के कारण लाभान्वित हुए। कैलिफोर्निया यूएसए में पृथ्वी की सतह पर शुद्ध कच्चे तेल की छोटी झीलें और तालाब तैर रहे हैं। ये तालाब तेल रिसाव हैं। तेल निकालने के लिए किसी को ड्रिल से जमीन खोदने की जरूरत नहीं है। तेल अपने आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यह उन सभी कार्टूनों की तरह है जो दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति जमीन में तेल पाता है, तेल ऊपर की ओर उछलता है और खुद को जमीन से बाहर निकालता है। बेशक जब लैंडन ने आखिरकार अपनी खुद की ड्रिल बनाई तो वह निश्चित रूप से जमीन और समुद्री तेल को खोदेगा। अभी के लिए श्रमिकों को लोहे की बाल्टियों और ड्रमों का उपयोग करना होगा, तालाब से तेल निकालना होगा। डॉट ये कहना सुरक्षित है कि सिस्टम ने उनसे उनके अनुरोध के लिए शुल्क लिया। अंत में उन्होंने 280 प्रौद्योगिकी अंक इस्तेमाल किए थे। चूंकि अन्य विभाग तेल के बिना शुरू नहीं हो सकते थे, इसलिए लैंडन ने सभी 9,800 श्रमिकों को कीमिया उद्योग के भीतर मैन्युअल रूप से संचालित प्रसंस्करण इकाई बनाने में मदद की। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए एक इमारत आवंटित की और 3 दिनों के भीतर सब कुछ बन गया। उन्होंने 3 गुरुत्वाकर्षण टैंक, 5 आंशिक आसवन पोत बनाए जिनमें एक ओवन जैसा तल था, कई भंडारण टैंक और कुछ मिनी हीटिंग सिस्टम। लैंडन यहां गुरुत्वाकर्षण का अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसने आंशिक आसवन स्तंभों की तुलना में उच्च ऊंचाई के स्तर पर गुरुत्वाकर्षण टैंक बनाए। लैंडन को पता था कि तेल उत्पाद बनाते समय पहले तेल में मौजूद पानी को निकालना जरूरी होता है। उसने 3 टैंक बनाने का अनुरोध किया था ताकि जब एक टैंक भर जाए और उसका इंतजार करने का समय हो तो मजदूर बाकी 2 को अपनी मर्जी से भर सकें। 2 दिनों के बाद गुरुत्वाकर्षण ने पानी को तेल से अलग कर दिया था। पानी को नीचे से निकाल दिया गया और तेल को आसवन स्तंभ में भेज दिया गया। लैंडन और चीफ विगिंस ने देखा कि तेल आसवन स्तंभ के इनलेट की ओर नीचे की ओर बह रहा है। महाराज, क्या हम अभी आसवन चरण में हैं? चीफ विगिंस ने लैंडन को नीली आंखों और घने बालों वाली आंखों से देखते हुए पूछा। जब से लैंडन ने उसे रास्ता दिखाया है, जैसा कि वह दावा करता है, विगिंस जब भी लैंडन को देखता था तो 5 साल का बच्चा बन जाता था। वे गणित और रसायन विज्ञान के बारे में बात करते थे और लैंडन रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या समस्या का समाधान करता था। लैंडन को यकीन था कि उसकी शादी के दिन भी चीफ विगिंस उससे ढेर सारे सवाल पूछेंगे।
उसे ये भी यकीन था कि अगर वह कभी मर गया तो चीफ विगिन्स शायद उसकी लाश को जोर से थप्पड़ मारकर जगा देगा। वह आदमी रसायन विज्ञान का दीवाना था। आसवन प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। मैं इसे आपको समझाऊंगा जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विगिन्स ने सिर हिलाया और लैंडन के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। 5 आंशिक आसवन स्तंभ थे, लेकिन प्रक्रिया के लिए केवल 3 की आवश्यकता थी। अन्य 2 बैकअप थे, बस अगर किसी भी काम करने वाले स्तंभ को नियमित रखरखाव जांच से गुजरना पड़े या क्षतिग्रस्त हो जाए। एक कॉलम में 6 आउटलेट और एक इनलेट था। ये आउटलेट उत्पादों के लिए थे: पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, चिकनाई तेल, ईंधन तेल और अवशेष टार। बेशक कच्चे तेल को इनलेट के माध्यम से पारित किया गया था। आग ने तेल को गर्म कर दिया और विभिन्न तापमानों पर वाष्प के बढ़ने के कारण विभिन्न उत्पाद बन गए। इस समय चीफ विगिन्स अवचेतन रूप से लैंडन की कलाई को पकड़े हुए थे। उसे पता भी नहीं था। यार, ये सिर्फ तेल अलग करना है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हें भविष्य में जल शोधन दिखाऊंगा तो तुम क्या करोगे? दिल का दौरा पड़ जाएगा। लैंडन ने सोचा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया और प्रक्रिया का निरीक्षण करना जारी रखा। कुछ उत्पादों को मिनी हीटिंग सिस्टम से गुजारा गया ताकि उनमें से पानी, गैस और अवांछित कार्बन को हटाया जा सके। वहां से इन तेल उत्पादों को उनके भंडारण टैंकों में भेजा गया। चूंकि लैंडन के पास अभी तक शीतलन प्रणाली नहीं थी, इसलिए उसने उत्पादों को भंडारण इकाइयों से जोड़ने वाली पाइपों को बहुत लंबा बनाया। पाइप ठंडे समुद्री पानी से भरे एक लंबे एक्वेरियम की तरह सर्पिल रूप से गुजरे। फिर उन्होंने समुद्री जल में पारा मिलाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि पाइपों में गर्म वाष्प को ठंडा किया जाए और भंडारण टैंकों तक पहुंचने से पहले तरल पदार्थ में बदल दिया जाए। पारा दुनिया के सबसे ठंडे तरल पदार्थों में से एक था। सामान्य वायुमंडलीय दबाव में पारे की अवस्था बर्फ के टुकड़े जैसी होती है। चीफ विगिन्स खुशी से उछल पड़े क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया के अंतिम चरणों को देखा। उन्होंने पुस्तक में टार, डीजल और पूरी प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया को देखने से उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। उन पूर्वजों के देवताओं को छोड़ो जिनकी उन्होंने पूजा की थी। क्या वे ऐसा कर सकते थे? क्या वे तेल बना सकते थे? उनके लिए लैंडन भगवान का पवित्र दूत था, जिसे उन्हें ज्ञान के देवता में विश्वास दिलाने के लिए यहाँ भेजा गया था। अगर लैंडन को पता होता कि चीफ विगिन्स क्या सोच रहे थे, तो वह निश्चित रूप से उन्हें ऐसे विश्वास फैलाने से मना करते। वह बिल्कुल भी पूजा नहीं करना चाहता था। हालांकि उसके पास ईश्वरीय प्रणाली थी, लेकिन लैंडन को वास्तव में विश्वास नहीं था कि वह एक संदेशवाहक था। निश्चित रूप से उसे विश्वास था कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति, शायद भगवान ने भी अनगिनत दुनियाओं को विकसित करने के लिए प्रणाली बनाई है। ये सिर्फ एक काम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही अगर उसने संदेश भेजने वाले व्यक्ति को कभी नहीं देखा तो वह संदेशवाहक कैसे हो सकता है? असंभव। ... बस इसी तरह सप्ताह आखिरकार समाप्त हो गया था। लैंडन ने पेट्रोलियम तेल का पहला बैच सफलतापूर्वक बनाया था, साथ ही ईंधन और टार जैसे अन्य तेल आधारित उत्पाद भी। रिवरडेल सिटी, हवा पेड़ों से टकरा रही थी और दूर से झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने नौकरी स्वीकार कर ली। 2 सप्ताह के भीतर उसे आ जाना चाहिए, एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत बढ़िया। अगले दिन ... आज सेना के लिए नियम कानूनों को सीधा करने और बनाने का निर्धारित दिन था। साथ ही विभिन्न नौकरी विवरणों को बदलना भी था। कुछ समय पहले बच्चों की देखभाल करने वाली 20 महिलाओं ने बच्चों के सोने के समय या कक्षाओं के दौरान बैच सिलने में उनकी सहायता की। उन्होंने विभाग 4 से बैच के लिए बहुत सारे सेफ्टी पिन बनाने के लिए भी कहा था। जो लोग 1 सप्ताह पहले आए थे, उन्हें रैंक प्रणाली का ठीक से पालन करना था। लैंडन ने उसी सैन्य रैंक प्रणाली का पालन करने का फैसला किया जो पृथ्वी पर मौजूद थी। सबसे कम रैंक प्राइवेट E1 थी। अगली कक्षा में आगे बढ़ने के लिए भर्ती किए गए सैनिकों को प्रत्येक कक्षा में कम से कम 6 महीने बिताने की आवश्यकता थी। बिताए गए 6 महीनों के भीतर उन्हें 3 शारीरिक और लिखित परीक्षाएं देनी होंगी। जो पास होंगे वे 6 महीने बाद अगली कक्षा में चले जाएंगे। उच्च व्यक्तिगत रैंक के लिए आमतौर पर कई साल लगते थे। रैंक इस प्रकार बढ़ती है। सूचीबद्ध रैंक में आगे बढ़ने के लिए 6 महीने। निजी E1 PV1 या भर्ती। निजी E2 PV2। निजी प्रथम श्रेणी E3 या PFC। सेना विशेषज्ञ E4। कॉपोरल CPL। सार्जेंट SGT। स्टाफ सार्जेंट SSG। सार्जेंट प्रथम श्रेणी SFC। मास्टर सार्जेंट MSG। प्रथम सार्जेंट 1 SG। सार्जेंट मेजर SGM। कमांड सार्जेंट मेजर CSM। सेना के सार्जेंट मेजर SMA। वारंट अधिकारी 1 वर्ष की रैंक उन्नति। वारंट अधिकारी 1। चीफ वारंट ऑफिसर 2। चीफ वारंट ऑफिसर 3। चीफ वारंट ऑफिसर 4। चीफ वारंट ऑफिसर 5। ऑफिसर रैंक 2.5 साल की रैंक में उन्नति। फर्स्ट लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, सेना के जनरल, लुसियस। बेशक लुसियस वर्तमान में सेना के जनरल के पद पर थे। उन्होंने इस युग के अनुरूप प्रत्येक ग्रेड में बिताए गए समय को भी समायोजित किया। अधिकांश रातें जो मूल रूप से उनके साथ बेमाड आए थे, वे वारंट ऑफिसर से थीं। वे 7 साल की उम्र से ही प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए उनके पास कम से कम 10 साल का अनुभव है।
नए रंगरूटों में से 1200 में से केवल 300 ही पहले शूरवीर थे। बाकी सिर्फ साधारण लोग थे जिन्होंने सेना में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से काम किया। इस एक सप्ताह के भीतर नए रंगरूट, पुरुष और कुछ महिलाएं अपने चयन से बहुत खुश थे। उन्होंने अध्ययन किया, प्रशिक्षण लिया और एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए। समूह में जो गुलाम थे वे ज्यादा खुलने लगे और यहाँ वहाँ मजाक भी करने लगे। सैन्य माहौल उनके लिए वाकई खूबसूरत था। कुछ पहले से ही अनाथ थे, लेकिन अब वे दूसरे रूममेट्स के साथ साफ और विशाल कमरे साझा करते थे, मौज मस्ती करते थे और अपने ब्रेक के दौरान वे खुशी खुशी बेमार में दौड़ते थे। जो पहले से ही शूरवीर थे उन्हें भी लैंडन के मूल शूरवीरों के साथ समूहीकृत किया गया और प्रशिक्षित किया गया। वह चाहता था कि पुरुष खुद को बुलाने के तरीके को बदलें। वे सेना में सैनिक थे, बैरक में शूरवीर नहीं। सेना की संपत्ति में हर जगह उसने लकड़ी के साइन बोर्ड लगाए थे और पेंट का उपयोग करके अलग अलग शब्द लिखे थे। इन संकेतों ने अलग अलग दिशाएं और इमारतों के नाम दिखाए ताकि कोई भी खो न जाए। इन संकेतों पर आमतौर पर लिखा होता था बेमार्ड आर्मी अस्पताल या बेमार्ड आर्मी प्रशिक्षण सुविधाएं। कुछ ऐसा ही। लैंडन का मुख्य बिंदु यह था कि एक बार जब वे इसे रोजाना देखेंगे, आखिरकार यह उनके दिमाग में गोंद की तरह चिपक जाएगा और जल्द ही वे खुद को सेना में सैनिकों की तरह देखेंगे, शूरवीरों की तरह नहीं। उन्होंने ये भी तय किया कि वे सैन्य किले को एक स्कूल की तरह बनाएंगे। वे कक्षा में जाएंगे, युद्ध की रणनीति का अध्ययन करेंगे, अपने हथियारों का अध्ययन करेंगे, शारीरिक प्रशिक्षण, शूटिंग अभ्यास, प्राथमिक चिकित्सा अध्ययन आदि करेंगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त छुट्टी का समय और भुगतान भी प्रदान किया ताकि जो लोग शादी कर चुके हैं वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिता सकें, या पतियों के साथ। उनमें से ज्यादातर नए थे और प्राइवेट ही एक श्रेणी में आते थे। इसलिए उन्होंने अपने कुछ वारंट अधिकारियों को उन्हें समूहों में विभाजित करने और उन्हें उनके निर्धारित कक्षा समय और फील्ड प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाने के लिए कहा। उन्हें प्रत्येक सैन्य हथियार से जुड़े सुरक्षा उपायों को समझना था, साथ ही हथियार का गहन अध्ययन करना था। उन्होंने वारंट अधिकारी वर्ग, अधिकारी रैंक और अंत में लुसियस के सभी लोगों को लोहे की सीटी भी दी। उन्हें सीटी बजाकर सैनिकों को प्रशिक्षित करना और ढालना था। आज उन्होंने बैच वितरित किए और पिन के साथ एक बड़े नोटिस बोर्ड पर नियम और विनियम चिपकाए। उन्होंने नियमित बेमार्ड क्लास शेड्यूल और फील्ड ट्रेनिंग शेड्यूल के बाहर क्लास शेड्यूल भी पोस्ट किए, साथ ही प्रत्येक कानून का उल्लंघन करने पर दंड भी। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने बोर्ड को कांच के फ्रेम से बंद कर दिया ताकि कोई भी बोर्ड या कागज को गंदा न कर सके। उन्होंने सभी बोर्डों को एक दूसरे के साथ रखा और दूर चले गए। बोर्ड 6 चॉकबोर्ड के बराबर चौड़े थे। पहले बोर्ड पर स्पष्ट सफेद चर्मपत्र कागज थे जिसमें सैन्य नियमों और विनियमों के साथ साथ प्रत्येक नियम के लिए दंड का विवरण था। दूसरे, तीसरे और चौथे बोर्ड पर सभी के नाम और रैंक को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था जो उनकी रैंक पर निर्भर करता था। दूसरे बोर्ड पर सूचीबद्ध रैंक के लोग दिखाए गए थे, तीसरे बोर्ड पर वारंट अधिकारी और चौथे बोर्ड पर अधिकारी रैंक वाले लोग दिखाए गए थे। पांचवें बोर्ड पर प्रत्येक रैंक के लिए नवीनतम सैन्य समाचार और परीक्षा कार्यक्रम दिखाए गए थे। और अंत में छठे बोर्ड पर सैन्य किले के प्रवेश द्वार का एक विशाल नक्शा दिखाया गया था। लैंडन ने सिस्टम को एक विस्तृत, रंगीन नक्शा बनाने के लिए भुगतान किया था जिसमें प्रत्येक इमारत के नाम भी लिखे हुए थे। साथ ही सभी इमारतों में उन्होंने इमारत के नक्शे लगाए थे जो दिखाते थे कि प्रत्येक कमरा कहाँ था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा में जाना था। प्रत्येक मंजिल को मंजिल G, A, B, C और इसी तरह लेबल किया गया था। सभी नए रंगरूटों को उनके मेजर जनरल और कैप्टन द्वारा उनके कार्यक्रम और अत्यंत बड़े सैन्य किले का एक छोटा नक्शा दिया गया था। एस्टेट में करीब 27 बड़ी इमारतें थीं। लैंडन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे यहाँ रहकर और अध्ययन करते हुए आसानी से खो न जाएं। भर्ती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बैज और सुरक्षा पिन भी दिए गए। लैंडन ने उन्हें सूचित किया था कि जब वे ड्यूटी पर हों या किले के भीतर या प्रशिक्षण में हों तो उन्हें अपने बैज पहनने होंगे। बैज के अलग अलग रंग और पट्टियां थीं। सभी भर्ती किए गए सैनिकों के पास हरे रंग के बैज थे, लेकिन उनकी पट्टियां आपके रैंक के आधार पर अलग अलग रंग की थीं। वारंट अधिकारी नीले रंग के बैज पहनते थे और फिर उनकी रैंक बढ़ने के साथ साथ अलग अलग रंग की पट्टियां होती थीं। अधिकारी रैंक के लोग लाल बैज पहनते थे, जबकि किले के भीतर सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लुसियस ने चांदी का बैज पहना था। उन्हें एक दिन में केवल एक पिन लगाना था। उन्हें कुल 6 बैज दिए गए थे अगर वे उन्हें खो देते हैं तो। लैंडन ने निर्माण उद्योग के विभाग 4 के लिए भी अनुरोध किया था ताकि प्रत्येक सैनिक के लिए लॉकर, ताले और चाबियां वेल की जा सकें। साथ ही सैनिकों के लिए उचित बाधा कोर्स भी बनाए जा सकें। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था, कुछ लोग सेना में अपने रैंक और बैज को लेकर उत्साहित थे, जबकि अन्य लोग किले की खोज करने के लिए उत्साहित थे। उनमें से कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि किले के भीतर इतनी सारी इमारतें हैं। ये सब उनके लिए नया और रोमांचक था। एक 29 वर्षीय महिला को ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक ले जा रहा था जहां लैंडन खड़ा था। क्या समय हो गया है? हाँ मेरे राजा। जब से उसने डे केयर सिस्टम बनाया है, लैंडन हफ्ते में एक बार बच्चों से मिलने जाता था। वह उन्हें नैतिकता, करुणा, वफादारी, उम्मीद और उन सभी बुनियादी गुणों से भरी कहानियां सुनाता था जो इंसान को वह बनाते हैं जो वह है।
लैंडन को लगता था कि यह युग पूरी तरह से बकवास है। यहाँ शायद ही कोई नैतिकता सिखाई जाती थी। उनके लिए ताकत ही सब कुछ थी, लड़ना, मारना और इसी तरह। लैंडन चाहता था कि लोग ऐसा तभी करें जब उनके पास कोई विकल्प न हो। वह नहीं चाहता था कि बच्चे लोगों को मारें सिर्फ इसलिए कि वे ऐसा कर सकते हैं। इस लोगों के लिए मौत सामान्य बात थी। अगर सत्ता में बैठे ज्यादातर लोगों को किसी तरह धरती पर ले जाया जाता तो लैंडन को यकीन था कि उन्हें संस्थागत बना दिया जाएगा। इस दुनिया में बहुत से लोगों के लिए वफादारी सिर्फ तब प्रासंगिक होती थी जब पैसा या ताकत शामिल होती थी। लेकिन हर कोई बुरा नहीं होता। सबसे भ्रष्ट जगहें ज्यादातर साम्राज्यों की राजधानी के नज़दीक होती थीं। बाहरी इलाकों में बसे कस्बों या शहरों में आमतौर पर बहुत कम भ्रष्टाचार होता था। हर रईस को शाही राजधानी शहरों के करीब रहना पसंद था। इस मामले में लैंडन उनकी दुर्दशा को समझ सकता था। उदाहरण के लिए, धरती पर वापस आकर ज्यादातर लोग देहात छोड़कर बड़े शहर चले जाते थे जहां भ्रष्टाचार की बारिश होती थी और हिंसा का बोलबाला था। देहात के लोग सरल स्वभाव के थे, उनके पास अपने खेत थे, वे अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु थे और इसी तरह। इस युग की स्थिति पर वापस आते हुए धरती अभी भी एक आश्रय स्थल थी। धरती पर ऐसे नियम थे जो खुलेआम हत्या, यौन शोषण और शारीरिक शोषण को रोकते थे। कुछ 13 साल के गुलाम थे जो पहले से ही सेक्स टॉय या घरेलू पालतू जानवरों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या बकवास है, ये स्पष्ट रूप से बाल उत्पीड़न था। इन लोगों के साथ क्या गलत था? उन कमीनों को बंद करके बुरी तरह पीटने की जरूरत थी। बैरन ने ऐसा किया, राजाओं ने ऐसा किया, अमीर व्यापारियों ने ऐसा किया। इस पूरी दुनिया को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इसे फेंक दो। लैंडन ने देखभाल करने वालों से कहा था कि वे दुर्व्यवहार करने वालों के साथ बहुत सावधानी से पेश आएं। उसे एहसास हो गया था कि वे अपने जीवन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। वे आत्मा के बिना खाली बर्तन की तरह थे। यह दुनिया शक्तिहीन लोगों के लिए बहुत क्रूर थी। इसीलिए लंदन ने बेमाड में केवल दासों या शरणार्थियों को ही लेने का मन बना लिया था। वह एक ऐसा स्वर्ग बनाएगा जिसे तथाकथित अमीर लोग भी नहीं बना सकते। यह उनकी उनसे की गई प्रतिज्ञा थी। 4-14 वर्ष की आयु के बच्चे इमारत के सबसे बड़े कमरे के चारों ओर इकट्ठे हुए। वे पैर मुड़कर बैठ गए और कहानी शुरू होने का इंतजार करने लगे। हर हफ्ते वे लैंडन की कहानियों का इंतजार करते थे। हजारों साल पहले चीन नामक एक प्राचीन साम्राज्य में मुलान नाम की एक खूबसूरत युवती रहती थी। जब उसने कहानी सुनाई तो बच्चे मुलान के लिए बहुत दुखी हो गए, क्योंकि मैचमेकर ने पुष्टि की थी कि वह कभी दुल्हन नहीं बनेगी। जब उन्हें पता चला कि उसके पिता फिर से युद्ध में जा रहे हैं तो वे और भी उदास हो गए। लैंडन ने उनके घबराए हुए चेहरों को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया? बच्चों ने सिर हिलाया और प्रत्याशा में लैंडन की ओर झुक गए। उस रात देर से उसने एक बड़ा फैसला लिया, उन सभी में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। इस समय बच्चे बहुत चिंतित थे, यहाँ तक कि पीछे बैठे देखभाल करने वाले भी सस्पेंस से मरने वाले थे। महाराज, क्या आप मुद्दे पर आ सकते हैं? उन्होंने सोचा। लैंडन ने अपनी कहानी जारी रखी। इस दौरान वह उनकी चिंतित निगाहों को न देखने का नाटक करता रहा। पूर्वजों से प्रार्थना करने के बाद उसने अपने पिता की पुरानी तलवार का इस्तेमाल किया और अपने बाल छोटे करवा लिए। फिर उसने अपने पिता के योद्धा के कपड़े लिए और खुद को एक आदमी की तरह तैयार किया। सभी ने चौंक कर कहा, इस युग में एक महिला के बाल उसकी युवावस्था और उसकी सुंदरता को दर्शाते थे। केवल विवाहित महिलाएं ही अपने बाल कटवा सकती थीं। एक युवा अविवाहित महिला अपने बालों को चोटी में बांध सकती है, उन्हें खुला छोड़ सकती है या उन्हें बन में बांध सकती है। मुलान ने अभी अभी अपने बाल कटवाए थे जबकि वह अविवाहित थी, और मैचमेकर ने उसे अभी तक पत्नी बनने की मंजूरी भी नहीं दी थी। वह पति कैसे ढूंढती? क्या वह हमेशा अविवाहित रहेगी? साथ ही क्या एक लड़की का सेना में होना ठीक था? हालांकि वे जानते थे कि महामहिम ने महिलाओं को बेमाड की सेना में शामिल होने के लिए भर्ती किया था, लेकिन वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अब यह मुलान लड़की भी सेना में शामिल हो गई। क्या महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना, सिलाई करना, खेती करना, घर की सफाई करना और अपने बच्चों की देखभाल करना नहीं चाहिए? जब उसके माता पिता सो रहे थे तो मुलान अपने पिता के घोड़े खान पर कूद गई और भाग गई। जब लैंडन कहानी सुनाता तो बच्चे सुनते ही चिल्लाते या गुस्सा होते। बेवकूफ हून, बुरे हून के बुरे हून। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। सूंग सूंग, बेचारी मुलान, वह बहुत बहादुर है। ओह नहीं, वे चारों ओर से घिरे हुए हैं। गो मुशु, मुझे अंकल सम्राट पसंद हैं। वह है, उसे पति मिल गया। और बस इसी तरह लैंडन ने बच्चों को मुलान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए 2 घंटे बिता दिए। आंटी बेवली, कृपया बैठिए। बच्चे कैसे हैं? लैंडन के बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराए। वह चीफ विगिंस की पत्नी थी। जब वह पहली बार लैंडन से मिली तो वह उसके बोलने के तरीके से हैरान रह गई। वह हमेशा अपने से बड़े लोगों को सीनियर, आंटी या दादा कहकर बुलाता था। वह अपने सीनियर्स के प्रति बहुत सम्मान रखता था। सत्ता में बैठे लोग आमतौर पर उम्र और वरिष्ठता की परवाह नहीं करते। इस दुनिया में असली वरिष्ठता दिखाने का एकमात्र तरीका पैसा और शक्ति थी। वह अपने इस नए राजा को बहुत पसंद करती है। दरअसल लैंडन ने कभी भी अपने शूरवीरों और उद्योगों के कर्मचारियों के साथ इन उपाधियों का इस्तेमाल नहीं किया।
लैंडन ने उनके साथ एक रिश्ता बना लिया था और उन्हें ऐसा कहने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आखिरकार वह धरती से आया हुआ इंसान था और उसके परिवार ने उसे उच्च नैतिक मूल्यों के साथ पाला था। वह इन आदतों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वह एक नई दुनिया में था। साथ ही यह चीफ विगिन्स की पत्नी थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह कभी उसका अनादर करे। महाराज, बच्चे बहुत तेजी से और कुशलता से सीख रहे हैं। हमारे पास पहले से ही समूहों में कुछ होशियार बच्चे हैं। कक्षा 7 साल की उम्र के कुछ बच्चे पहले से ही समय सारिणी सुना सकते हैं और अक्षर स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चे भी वर्णमाला को कंठस्थ कर लेते हैं, उसने कहा। अच्छा, नए आने वालों के बारे में क्या? महाराज, हमने आपके अनुरोध के अनुसार किया। कुछ दास पहले से ही यहाँ आने के समय की तुलना में अधिक भरे हुए दिखने लगे हैं। वे अब अधिक मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे खुलने लगे हैं। जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि वे यहाँ सुरक्षित हैं। महामहिम, लैंडन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सुना। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, यही हमें करना चाहिए। महामहिम, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह हाँ, मैं निचले क्षेत्रों में वापस जा रही हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं चीफ विगिन्स को कुछ दूं? जैसे ही बेवली ने लैंडन को सुना, उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से रसोई में गई और खाने की एक टोकरी ले आई। महाराज, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। यह उसका दोपहर का भोजन है, उसने लैंडन को एक बड़ी टोकरी सौंपते हुए कहा। लैंडन को पके हुए ब्रेड की मीठी सुगंध आ रही थी। शादी करना अच्छा लगता होगा, है ना आंटी? ही, बेवली का चेहरा लाल हो गया। महाराज, आप मुझे इतना क्यों चिढ़ाते हैं? उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। लैंडन हंसा और जल्दी से जल्दी दरवाजे से बाहर निकल गया। ईमानदारी से कहूं तो ये बच्चा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र में लैंडन अभी भी एक 15 साल का लड़का था जिसे कभी कभी सख्त व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता था। वह मुस्कुराए और खिड़की से बाहर देखने लगी। समय बदल गया है। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।